नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका एनवायरनमेंट का जो टॉपिक दिया गया है वो सभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 200 सवाल यहाँ पर इम्पोर्टेंट सवाल लिए जा रहे हैं, ठीक है? जो आपके सीधे एग्जाम में मिलेंगे। कह रहा है कि इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो हैकल ने किया था। हैकला गए थे ना तभी, और 1869 की बात है, ठीक है? और यह ग्रीक शब्द ओइकोस से बना है। ओकोस मतलब घर और लोगोस मतलब अध्ययन से संबंधित है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने प्रस्तुत करी? 1935 में एजी टेंसलर ने प्रस्तुत करी। गहन पारिस्थितिकी तंत्र भाई साहब क्या होता है? ये अर्नीस नेस ने 1973 की बात है। इन्होंने यह विचारधारा मानती है कि प्रकृति का अपना आंतरिक मूल्य है और केवल मानव उपयोग के लिए नहीं। बिल्कुल। इकोटोन कैसे कहते हैं? दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों जैसे जंगल है और घास का मैदान है के बीच का संक्रमण अगर तो यहाँ प्रजातियों की विविधता अक्सर अधिक होती है, उसे हम इकोटोन कहते हैं। इकोटोन में प्रजातियों की संख्या और घनत्व का अचानक बढ़ जाना क्या कहलाता है? कोर प्रभाव कहलाता है। क्या? एज इफेक्ट कहलाता है। पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना किसने करी थी? जोसेफ ग्रीनेल ने करी थी, ठीक है? कब? 1917 में, ठीक है? जोसेफ ग्रीनेल ने एक पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना थी। यह होता क्या है भाई? या किसी प्रजाति के पारिस्थितिकी तंत्र में उसके विशिष्ट कार्य और स्थान को दर्शाता है। कोई भी दो प्रजातियां एक ही निकेत में लंबे समय तक नहीं रह सकती। ये गॉस का नियम बताता है। कौन भैया? गॉस का नियम भी है। कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव 10% का नियम क्या है? तो लिंडेमान ने दिया 1942 में दिया। एक पोषण स्तर दूसरे पोषण स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है, शेष 90% उष्मा के रूप में भाई साहब व्यय हो जाती है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव भाई सदैव एक दिशी होता है और सूर्य से उत्पादक फिर प्राथमिक से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक उपभोक्ता की ओर जाता है। पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? महासागर हो जाता है। जब किसी विषैले रसायन जैसे डीडीटी की सांद्रता खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक उच्च पोषण स्तर पर बढ़ती जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? जैव आवर्धन कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। यही कारण है कि शीर्ष मांसाहारियों जैसे गिद्ध या बाज में विष का स्तर सबसे अधिक होता है, ठीक है? तो विष का स्तर सबसे अधिक किसमें होता है? गिद्ध, बाज, ठीक है? ये कई बार पूछा गया। किसी जीव के शरीर में पर्यावरण से किसी विषैले पदार्थ, कह रहा है कि जब किसी जीव के शरीर में बिल्कुल पर्यावरण से किसी विषैले पदार्थ के समय समय धीरे जमा होने की प्रक्रिया को जैव संचयन कहते हैं, यानी बायो एक्युमुलेशन कहा जाता है। कौन सा पिरामिड पारिस्थितिकी तंत्र में हमेशा सीधा बनता है? ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा। वह समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन हो जाते हैं, ठीक है भाई साहब? वह प्रजाति जिसका अपने पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव उसकी संख्या के अनुपात में बहुत अधिक होता है क्या कहलाता है? याद रखना, कह रहा है वह प्रजाति, बिल्कुल वह प्रजाति जिसका अपने पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव उसकी संख्या के अनुपात में बहुत अधिक होता है। कह रहा है कि वह प्रजाति जिसका अपने पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव उसकी संख्या के अनुपात में बहुत अधिक होता है तो क्या कहलाता है? उसे हम कीस्टोन प्रजाति कहते हैं। यहाँ से भी सवाल बना है। कीस्टोन प्रजातियां क्या होती हैं? इसके विलुप्त होने से पूरा पारिस्थितिकी तंत्र चरमरा जाता है, जैसे बाघ, हाथी, प्रवाल भित्तियां, ठीक है? वे प्रजातियां जो पर्यावरण के स्वास्थ्य और परिवर्तन का शुरुआती संकेत देती हैं क्या कहलाती हैं? उन्हें हम संकेतक प्रजातियां कहते हैं। देखो ना, ये सवाल पूछा भी गया है, टेस्ट वगैरह जब लगाओगे तो वहां मिलेगा कि वे प्रजातियां जो किसी पर्यावरण के स्वास्थ्य और परिवर्तन का शुरुआती संकेत देती हैं उसे हम इंडिकेटर यानी संकेतक प्रजातियां कहते हैं। जैसे वायु प्रदूषण के लिए लाइकेन और जल प्रदूषण के लिए भाई साहब मछलियां होती हैं, ठीक है? पारिस्थितिकी अनुक्रमण में सबसे पहले स्थापित होने वाली प्रजाति को क्या कहते हैं? तो उसे हम पायनियर प्रजाति कहते हैं। क्या कहते हैं? पायनियर। जैसे नग्न चट्टान पर लाइकेन। ये भी अच्छा सवाल है। कह रहा है कि पारिस्थितिकी अनुक्रमण बिल्कुल में सबसे पहले स्थापित होने वाली प्रजाति को क्या कहते हैं? कहते हैं पायनियर प्रजाति कहते हैं। पायनियर प्रजाति, ठीक है? जैसे नग्न चट्टान पर लाइकेन।
पारिस्थितिकी अनुक्रमण की अंतिम स्थिति और परिपक्व अवस्था क्या कहलाती है? उसे हम चरम समुदाय कहते हैं, जिसे क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस की 2024 की थीम क्या थी? तो ये 24 वाली नहीं, आपको अभी करंट वाली याद रखनी पड़ेगी, तो 22 अप्रैल को याद रखो, ठीक है। पारिस्थितिकी के जनक भारत के संदर्भ में किसे माना जाता है? रामदेव मिश्रा जी को माना जाता है। किसे? रामदेव मिश्रा। कार्बन फुटप्रिंट का अर्थ क्या क्या होता है? जब किसी व्यक्ति या संस्था या उत्पाद द्वारा उत्सर्जित की जाने वाली कुल ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को ही हम कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है। क्या आता है? किसी व्यक्ति या संस्था या उत्पाद द्वारा उत्सर्जित की जाने वाली कुल ग्रीन हाउस गैसों CO2 की कुल मात्रा को हम कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित हुआ? तो 9 सितंबर 1972 को पारित हुआ। अच्छा सवाल है ये भी। 2022 के संशोधन के बाद इसमें अनुसूचियों की संख्या 6 से घटाकर भाई साहब कितनी कर दी गई है? 4 कर दी गई है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में कब और कहाँ से हुई? तो 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से की जाती है। बिल्कुल। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का NTCA का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1972 का जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम था, 2006 के तहत संशोधन के तहत इसमें इसके केंद्रीय इसके अध्यक्ष केंद्रीय पर्यावरण मंत्री होते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में कब शुरू हुआ? तो फरवरी 1992 में शुरू हुआ और झारखंड के सिंहभूम से प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत होती है। हाथियों की अवैध हत्या के लिए रोकने के लिए माइक जो आपका कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो 2003 में साइट्स के तत्वाधान में। साइट्स एक संस्था है, उसके तत्वाधान में। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना कब शुरू की जाती है? तो 1975 में शुरू करी जाती है। मगरमच्छ, ठीक है। मगरमच्छ 1975 में FAO और UNDP की सहायता से। FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और UNDP मतलब यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम की सहायता से भाई साहब किया गया, ठीक है। गिद्ध संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई और गिद्धों की मृत्यु का मुख्य कारण क्या है? तो गिद्ध संरक्षण परियोजना भाई साहब 2006 में शुरू की जाती है। पशुओं में दी जाने वाली दर्द निवारक दवा डाइक्लोफेनेक की वजह से ही पशु इनकी किडनी फेल हो जाती है, इसलिए ये वही डेथ हो जाती है। हेमचंद्रा परियोजना 2009 में आती है। और वहीं अगर बात करें मगरमच्छ वाला 1975 में, और वहीं अगर और कौन सी आई थी गिद्ध संरक्षण वाली 2006 में आती है, और हिम तेंदुआ वाली 2009 में आती है। कहाँ से? मुख्यतः हिमालयी राज्यों में शुरू करी गई। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर है? तो देहरादून उत्तराखंड में 1982 में इसकी स्थापना करी जाती है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हेलिल नेशनल पार्क था 1936 में, जिसे अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क, जो भाई साहब लद्दाख में देखने को मिलता है, जो हिम तेंदुओं के लिए फेमस है। बिल्कुल। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलता है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केवल लामजाऊ है, जो लोकतक झील मणिपुर में स्थित है। यहाँ संघाई हिरण का प्राकृतिक आवास है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू? 1986 में। इसे छाता विधान या अम्ब्रेला लेजिस्लेशन का भी कहा जाता है। इको सेंसिटिव जोन किस अधिनियम के तहत घोषित किया जाता है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत भाई साहब घोषित किया जाता है। राष्ट्रीय उद्योग तथा वन्यजीव अभयारण्यों के चारों ओर 10 किलोमीटर तक का एब्जॉर्बर क्षेत्र होता है भाई साहब, 10 किलोमीटर तक का, ठीक है। उसे इको सेंसिटिव जोन घोषित करा जाता है। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? रविंद्र कुमार सिन्हा को कहते हैं। मतलब मेरा दोस्त रविंद्र है, तो डॉल्फिन को संरक्षण देता है, ऐसे याद कर लेते हैं। तो रविंद्र कुमार सिन्हा जी हैं, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। अगला, गंगा नदी राष्ट्रीय गंगा नदी डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय गंगा नदी डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित करा गया। ऑपरेशन सेव कुरमा क्या है भाई साहब, जिसका किससे संरक्षण है? सेव कुरमा, कुरमा जो है कुरमा कछुओं कछुओं के अवैध व्यापार को रोकने के लिए WCCB द्वारा संचालित है। भारत में हाथी रिजर्व की वर्तमान संख्या कितनी है? 33वां आपका तराई हाथी रिजर्व, जो भाई साहब यूपी में पड़ता है। डोगोंग यानी भारतीय गाय संरक्षण रिजर्व, जो भारत में पहली बार कहाँ स्थापित करा गया? तमिलनाडु पाक क्षेत्र में शुरू किया गया। अच्छा सवाल है, शाबाश।
ठीक है, तगड़ा कंटेंट है, ठीक है। ये तमिलनाडु में किया गया, कहाँ पे, डुगोंग संरक्षण जो आपका रिजर्व भारत में पहली बार कब करा गया, तो भाई साहब ये तमिलनाडु में करा गया, ठीक है। थोड़ा रिवीजन मारते हैं फिर से, जैसे कुरमा किससे संबंधित है, कछुआ से संबंधित है, ठीक है। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंद्र कुमार सिन्हा को कहते हैं, ठीक है। इको सेंसिटिव जोन कौन जो किसके तहत, 1986 के वर्षगांठ संरक्षण के तहत विश्व में तैरता हुआ है, तो पता है आपको, ठीक है। एक यहाँ पे क्या था भाई, हिमतेंदुआ वाला 2009 में, गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में, और हाथियों के लिए माइक कार्यक्रम 2003 में, साइट्स के सहयोग थे प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, और बाघ संरक्षण प्राधिकरण तो 2006 के तहत इसे करा गया, ठीक है। और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। अब चलते हैं जैव विविधता पे चलते हैं। करा कि जैव विविधता शब्द का पहली बार भाई साहब प्रयोग किसने करा था, तो वॉल्टर जी रोजन ने करा था। किसने, वॉल्टर जी रोजन। कब करा था, 1985 में करा था। जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना नॉर्मन मायर्स ने करी थी। कब, 1988 में दी। किसी क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित करने की दो प्रमुख शर्तें क्या हैं, बिल्कुल ये भी अच्छा सवाल बनता है। देखो, हॉटस्पॉट नॉर्मन मायर्स ने 1988 में संकल्पना दी। किसी क्षेत्र को हॉटस्पॉट कब घोषित करा जाएगा, तो कम से कम वहाँ क्या होना चाहिए, कम से कम 1500 स्थानिक संवहनी पौधों की प्रजातियां हो। अच्छा, और क्या हो, उसने अपना 70% प्राथमिक प्राकृतिक आवास खो दिया हो, यानी प्रजातियां संकट में हो, तब भाई घोषित करा जाता है। 70% उसने प्राकृतिक आवास खो दिया हो, और 15,000 स्थानीय प्रजातियां यानी इंडेमिक संवहनी पौधों की प्रजातियां। ओके, 1500 भारत में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है भाई साहब, 4 है। कौन सा, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, और कौन सा, इंडो बर्मा क्षेत्र। पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड, जिसमें अंडमान निकोबार भी शामिल है सुंडालैंड वाले में, ठीक है। जैव विविधता को कितने स्तरों में बांटा गया, तो भाई साहब 3। कौन कौन से, अल्फा बीटा गामा। यह संकल्पना किसने दी, आर.एच. व्हिटेकर ने दी। आर.एच. व्हिटेकर ने दी। अल्फा बीटा और गामा विविधता में क्या अंतर है। अल्फा भाई साहब क्या है, तो एक ही समुदाय या पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर प्रजातियों की विविधता को ही क्या कहा जाता है, मतलब अल्फा में रखा जाता है। बीटा में दो अलग अलग प्रजातियों के तंत्रों के बीच प्रजातियों का बदलाव होता है, और जबकि गामा में एक संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र की कुल विधियां होती हैं, ठीक है। इन सीटू यानी स्वस्थानीय संरक्षण क्या है भाई साहब, तो जीवों के उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण प्रदान करना, जैसे राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। एक्सेसिटू में क्या है, एक्सेसिटू में मतलब बाह्य संस्थाएं हैं, जैसे बाह्य स्थान मतलब जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर ले जाकर कृत्रिम आवास में संरक्षित करना, जैसे आपका जियोलॉजिकल पार्क है, बोटेनिकल पार्क है, सीड पार्क है, क्रायो प्रिजर्वेशन हो जाता है। ग्रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, तो IUCN जारी करता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ जारी करता है। इसका स्थापना 1948 में, इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में हो जाता है। ग्रैंड इंडियन मस्टर्ड IUCN की किस श्रेणी में है, तो गंभीर रूप से संकटग्रस्त मतलब क्रिटिकली इंजर्ड हो जाती है ग्रेट इंडियन मस्टर्ड, ठीक है। जैव विविधता पर कन्वेंशन किस सम्मेलन में अपनाया गया था, 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन में अपनाया गया था। कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, जीवित संसाधनों, जीवों के सुरक्षित उपयोग और जैव सुरक्षा से संबंधित है। 2000 में अपनाया गया था कार्टाजेना प्रोटोकॉल, साल 2000 में अपनाया गया था, ठीक है। किससे है सही, तो ये भाई साहब जीवित, किससे है भाई साहब, जीवित जीवित संशोधित जीवों के सुरक्षित उपयोग और जैव सुरक्षा से संबंधित हो जाता है। नगोया प्रोटोकॉल अगर बात कर लेते हैं, तो भाई साहब ये नगोया प्रोटोकॉल जो है आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके प्राप्त लाभों का उचित समान बंटवारा, ठीक है, समान बंटवारा 2010 में नगोया प्रोटोकॉल आता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को जैव विविधता अधिनियम कब पारित होता है, भारत में 2002 में लागू होता है, CBD के प्रावधानों को लागू करने के लिए। जैव विविधता प्राधिकरण अगला है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है भाई साहब, चेन्नई में और तमिलनाडु में स्थापना होती है 2003 में।
भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? कच्छ, गुजरात वाला हो जाता है भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व। जैवमंडल अब कहाँ पर है? नीलगिरी 1986 में स्थापित होता है। अच्छा सवाल है ये भी, ठीक है, नीलगिरी वाला। वर्तमान में कितने बायोस्फीयर रिजर्व के तहत MAB यानी मैन्ड एंड बायोस्फीयर नेटवर्क में शामिल हैं? वर्तमान में भारत के कितने? तो भाई साहब 12 हो जाते हैं। कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व? 18 में से 12। अच्छा, भारत में 12वां कौन सा है? पन्ना, पन्ना वाला है, ठीक है, मध्य प्रदेश वाला। मॉन्टेक्स, मॉन्टेक्स रिकॉर्ड किससे संबंधित है? तो रामसर सूची के, रामसर सूची के तहत अंतर्राष्ट्रीय मानकीय उन आधारभूमियों का रजिस्टर जहां मानवीय हस्तक्षेप पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन आए हैं या आने वाले की संभावना है। भारत में इसमें केवल केवलादेव और लोकटक झील शामिल है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में 2 ही शामिल है, कौन से? एक केवलादेव और एक आपका कौन सा है भाई साहब? लोकटक। केवलादेव और लोकटक, लोट के केलादेव, लेट के केलादेव, केवलादेव और लोकटक, ठीक है। झील है, चिल्का लेक को इससे बाहर कर दिया गया। भाई साहब चिल्का लेक को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया, याद रखना। अब कौन कौन से बचे हैं आपके? लोकटक बचा है और कौन सा बचा है? केवलादेव बचा है। राजस्थान का लोकटक का, मणिपुर का झील बचा है, ठीक है। चलिए आगे। पर्यावरण प्रदूषण एवं शरण। प्रदूषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक। प्राथमिक में मतलब क्या होता है भाई साहब? जो सीधे स्रोत से निकलते हैं, जैसे CO2 यानी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लास्टिक, ये सब। द्वितीयक में कौन आएंगे? जैसे पैन आ जाएगा, ठीक है, ओजोन आ जाएगा, स्मॉग आ जाएगा। प्राकृतिक रासायनिक धुंध जो होती है ना, मुख्य घटक क्या है? तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक और सूर्य प्रकाश, इतने हो जाते हैं, या द्वितीय प्रदूषक हो जाती है भाई साहब, ठीक है, याद रखना, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि ओजोन किस परत में पर खतरनाक प्रदूषक है? तो क्षोभ मंडल पर, पृथ्वी के सबसे करीब की परत में है, समता मंडल में, या सूर्य की UV रेज से बचाती है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये भाई साहब क्या है? बायोकेमिकल भी बोलते हैं, बायोलॉजिकल भी बोलते हैं, ये भी याद रखना। जल में कार्बनिक कचरों को विघटित करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा आवश्यक आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को ही हम BOD कहा जाता है। यानी BOD अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब अत्यधिक जल दूषित है। COD मतलब क्या है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब क्या है? BOD से बेहतर मानदंड आपका कौन सा है? COD होता है। ये भी आपसे पूछ सकता है, स्टेटमेंट पूछ लेगा तो आपकी लंका लग जाएगी, क्योंकि यह जल में जो COD होती है ना, वो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है, मतलब यह जल में मौजूद बायोडिग्रेडेबल मतलब जैविक और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों प्रकार के कचरे के ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की ऑक्सीजन मापता है, कितनी होनी चाहिए, ठीक है। मिनी मात्रा किस प्रकार के धातु मिनी मात्रा किस भारी धातु के प्रदूषण से होता है भाई साहब? पारा से होता है। युक्त जल या मछली के सेवन से होता है। जापान 1956 में खोजा गया। इटाइटाई या आउच रोग, इटाइटाई या आउच रोग कौन सी धातु? इटाइटाई कैडमियम प्रदूषण द्वारा, यह हड्डियों और जोड़ों को कमजोर कर देता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो नाइट्रेट की अधिकता से हो जाता है, अधिकता से, जिसे मेथेमोग्लोबिनेमिया भी कहते हैं। अच्छा, ब्लैक फुट रोग जो आपका आर्सेनिक की वजह से होता है, विशेषकर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में भूजल प्रदूषण में देखने को मिलता है। अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैसें मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं? तो ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है, जल के साथ मिलकर के H2SO4 और NaHNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल बनाती है। स्टोन लेप्रोसी किसे कहते हैं? अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल जैसी संगमरमर की इमारतें का पीला पड़ना और क्षरण होना ही स्टोन लेप्रोसी कहा जाता है। ठीक है भाई साहब, ये एक अच्छा सवाल है ये भी, ठीक है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में कितने प्रदूषकों को शामिल करा गया? भाई साहब 8 प्रदूषकों को शामिल करा गया। कौन कौन से हैं? PM10 है, PM2.5 है, NO2 है, SO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओजोन है, NH3 है और PB है, लेड है। याद रखना इसमें भाई साहब CO2 नहीं है, 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 ठीक है। बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड है, पैन है और PM2.5 है, PM2.5, PM10 है, NO2 है, SO2 है, CO है, ओजोन है और NH3 है और लेड है, ठीक है। PM2.5 और PM10 क्या है? तो पार्टिकुलेट मैटर है, पार्टिकुलेट मैटर इसका फुल फॉर्म हो जाता है। PM2.5 का
व्यास 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है और जो सीधे फेफड़ों और रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाता है अत्यधिक खतरनाक होता है, PM 2.5। ठीक है। फ्लाई एश जो होता है ना वैसे। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे है यहाँ पे हम लोगों का बायो रेमेडिएशन क्या होता है, याद रखना। तो बायो रेमेडिएशन होता है कि सूक्ष्म जीवों या पौधों का उपयोग करके बिल्कुल पर्यावरण से प्रदूषकों को नष्ट करना या कम करना, जैसे आयल जो आपका आयल स्पिल को साफ करने के लिए आयल चेपर बैक्टीरिया। ठीक है। यूट्रोफिकेशन सुपोषण का जल निकाय पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका मतलब होता है जल में पोषक तत्वों जैसे विशेष का नाइट्रोजन और फास्फोरस की वृद्धि से शैवाल तेजी से बढ़ने लगते हैं और जल की ऑक्सीजन सोख लेते हैं, जिससे मछलियां क्या हो जाती हैं, मर जाती हैं। सफर क्या है भाई साहब, सफर मतलब सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च। क्या है भाई, ये भारत के महानगरों में वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान की एक उन्नत प्रणाली है जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा संचालित है। बोलो शंकर भगवान की जय। बहुत अच्छा है ये, मतलब ये तो बहुत अच्छा है। कह रहा है कि यहाँ से सवाल आपके कई बार बने हैं। ठीक है। और सफर क्या है, तो सफर वो एक है आपका सिस्टम। सफर क्या है भाई, सफर एक आपका भाई साहब है क्या, ये देख लेते हैं हम पहले। तो सफर क्या है, तो सफर एक हो जाता है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च। क्या है, तो भारत के महानगरों में उच्च वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान की एक उन्नत प्रणाली है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा संचालित है। वाहनों से धुएं निकलने वाला सबसे खतरनाक प्रदूषक कौन सा है, सीसा हो जाता है लेड। यह तंत्रिका तंत्र को भाई साहब नुकसान पहुंचाता है, याद रखना लेड जो है। ठीक है। चेरनोबिल आपदा 1986 में यूक्रेन में और फुकुशिमा आपदा 2011 में किस प्रकार के, तो रेडियोधर्मी प्रदूषण इससे संबंधित है। प्रदूषित ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई डेसिबल हो जाती है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दिन में 45 dB और रात में 35 dB से अधिक ध्वनि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मतलब WHO कहता है ना कि 45 dB तक है, कोई दिक्कत नहीं, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए दिन में, और रात में 35 dB से अधिक ध्वनि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाती है। चलिए आगे जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरणीय संघात आकलन देख लेते हैं। तो यह ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज सर्वप्रथम किसने करी, तो जोसेफ फोरियर ने करी 1824 में। पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का योगदान क्रमशः रहा है, तो देखो जलवाष्प का सबसे अधिक रहता है। ठीक है। फिर आपका CO2 का, फिर मीथेन का, इनका क्रम पूछ लिया जाता है। ठीक है। फिर नाइट्रस ऑक्साइड का, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, तो याद रखना जलवाष्प का, फिर CO2 का, फिर मीथेन का। ठीक है। 3 तो आपको बिल्कुल याद ही रखने पड़ेंगे। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या है, इसका मतलब होता है किसी ग्रीन हाउस गैस द्वारा, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का क्या अर्थ है, किसी ग्रीन हाउस गैस द्वारा CO2 की तुलना में वायुमंडल में फंसी ऊष्मा का मापन। ठीक है। क्या करना है आपको, करना है कि किस कह रहा है कि किसी ग्रीन हाउस गैस द्वारा CO2 की तुलना में वायुमंडल में फंसी ऊष्मा का मापन, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। अच्छा, ओके ओके ओके। क्योटो प्रोटोकॉल कब अपनाया गया, तो भाई साहब ये 1997 में अपनाया गया और 2005 में लागू हुआ। यह ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने और एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि हो जाती है। ठीक है। कैसी कानूनी रूप से बाध्यकारी है भाई साहब। ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 2005 में लागू किया जाता है। ठीक है। ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित है। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा किस प्रोटोकॉल से संबंधित है, क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। एक कार्बन क्रेडिट 1 टन CO2 के उत्सर्जन के कमी के बराबर भाई साहब होता है। ये भी याद रखना, एक कार्बन जो होता है ना, एक कार्बन क्रेडिट 1 टन CO2 के उत्सर्जन से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल से ही आती है कौन, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा। अगला है स्वच्छ विकास तंत्र, मतलब क्लीन डेवलपमेंट और मैकेनिज्म क्या है भाई साहब, ये क्योटो प्रोटोकॉल के तहत एक प्रणाली है। बिल्कुल, ये भी क्योटो प्रोटोकॉल के तहत ही प्रणाली है CMD। ठीक है। इसमें क्या होता है, विकसित देश विकासशील देशों में उत्सर्जन कम करने वाली परियोजनाओं में निवेश करके कार्बन क्रेडिट भाई साहब कमा सकते हैं। शाबाश, ये भी है, मतलब आप आग लगाओ, हम बुझाने के लिए तैयार हैं। ठीक है। ये ठीक है। कह रहा है क्योटो प्रोटोकॉल के तहत एक प्रणाली है, कौन सी, ग्रीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, स्वच्छ विकास तंत्र। ठीक है। ये उसी का है भाई साहब, किसका,
क्योटो प्रोटोकॉल का ही अंग है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, विकसित देश होते हैं, विकासशील देशों में उत्सर्जन कम करने वाली परियोजनाओं में हम निवेश करने के लिए कार्बन क्रेडिट कमा सकते हैं, बिल्कुल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है, तो ये ओजोन परत का क्षरण से संबंधित है। ओडीएस जैसे सीएफसी जो हेलॉन्स के उत्पादन और उनको चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षरित होता है 16 सितंबर को, इसलिए ओजोन दिवस मनाया जाता है। कि गाली वाला 2016 में आता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक संशोधन है जिसका उद्देश्य हाइड्रोक्लोरोकार्बन के उपयोग को कम करना और एचएफसी जो ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन वे अत्यंत शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसें हैं। पेरिस समझौता भाई साहब क्या है, पेरिस समझौता 2015 में आता है और यानी COP21 में, ठीक है। पेरिस समझौता वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में 2 डिग्री सेंटीग्रेड से काफी नीचे रखना और 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रखने का प्रयास रखना। पर्यावरणीय संघात आकलन को भारत में किस अधिनियम के तहत वैधानिक समर्थन प्राप्त हुआ, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। विशिष्ट रूप से 1994 की अधिसूचना के तहत पहली बार अनिवार्य किया गया। 2006 में इसे संशोधन भी किया गया। चलिए आगे। संघात आकलन का उद्देश्य क्या है, तो किसी भी बड़ी विकासात्मक परियोजना जैसे बांध है, खनन है, पावर प्लांट है को मंजूरी देने से पहले पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर उसके संभावित प्रभावों का वैज्ञानिक और व्यवस्थित मूल्यांकन करना, ये है। मतलब अभी जैसे चल रही है ना वो चिता आंदोलन चल रहा है, वहाँ पे मध्य प्रदेश में केन बेतवा लिंक जोड़ो परियोजना चल रही ना, उसी के विरोध में चलाया जा रहा है वहाँ पे चिता आंदोलन करके, ठीक है, महिलाओं के द्वारा। तो ये मतलब जैसे बांध वगैरह कोई बन रहा है तो उसका मतलब है कि उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, आगे आने वाले समय में। भारत में EIA प्रक्रिया में जन सुनवाई का क्या महत्व है, यह सुनिश्चित करना कि परियोजना से प्रभावित होने वाले स्थानीय लोगों और पर्यावरणविदों की चिंताओं को पर्यावरण मंजूरी देने से पहले सुना और दर्ज किया जाए। अच्छा, ब्लू कार्बन किसे कहते हैं भाई साहब, ये होता है तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों जैसे मैंग्रोव और समुद्री घास साल्ट मार्श द्वारा कैप्चर और संग्रहित कार्बन को ही हम ब्लू कार्बन कहते हैं। ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना किस सम्मेलन के तहत होती है, तो भाई साहब ये 2010 का है और कैनकुन सम्मेलन, ये भी याद रखना, ठीक है। ये कैनकुन जो है ना, कैनकुन COP16 का है, ठीक है। ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है ना COP16 का है और कैनकुन सम्मेलन 2010 का है। विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन से निपटने में वित्तीय सहायता देने के लिए हो जाता है कैनकुन ग्रीन क्लाइमेट फंड, ठीक है। COP28 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था, दुबई में किया गया था। COP28 23 में हुआ था, ठीक है, और ये दुबई में हुआ था। या जीवाश्म ईंधन का ऐतिहासिक फैसला दिया गया था यहीं पर, ठीक है। नेट जीरो अगर बात कर लेते हैं, नेट जीरो कार्बन का उत्सर्जन लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करने की घोषणा करी भारत ने, 2070 तक। और COP26 यानी ग्लासगो में जो हुआ था वहां पर घोषणा करके मोदी आए थे, ठीक है। एक लाइफ है LIFE मतलब लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मतलब मूवमेंट की शुरुआत किसने और कहाँ करी, मोदी जी ने करी थी, अपने मोदी COP26 यानी ग्लासगो सम्मेलन 2021 में यह हुआ था। यह पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर, गुरुग्राम हरियाणा में। यह भारत और फ्रांस के सहयोग से हुआ था। COP21 पेरिस में यह लॉन्च किया गया था। कोरल ब्लीचिंग मतलब क्या है, प्रवाल विरंजन का सबसे प्रमुख कारण क्या है, तो समुद्री जल के तापमान में वृद्धि, बिल्कुल, तभी तो कोरल ब्लीचिंग होगी। तापमान बढ़ने पर प्रवाल अपने ऊतकों में रहने वाले ज़ूज़ैंथेली शैवाल को निष्कासित कर देते हैं, जिससे वे सफेद हो जाते हैं और अंततः मर जाते हैं। ये भाई साहब, ठीक है, ये ज़ूज़ैंथेली, ठीक है, ज़ूज़ैंथेली शैवाल को निष्कासित कर देते हैं और जिससे वे सफ़ेद हो जाते हैं और फिर मर जाते हैं। एजेंडा 21 क्या है, तो ये 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में सतत विकास के लिए अपनाया गया एक वैश्विक कार्य योजना दस्तावेज है और यह 21 का अर्थ है 21वीं सदी से हो जाता है, ठीक है। चलिए भाई साहब आगे देख लेते हैं। ये हम देख लेते हैं मतलब कहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। हम लोग भाई साहब कर चुके हैं अपने 100 तक हो चुके हैं, आपसे 101 से, ठीक है।
तो यहाँ पर कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना जो हुई थी, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को होती है, ठीक है, एनजीटी की। एनजीटी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सीधे तौर पर प्रेरित है? अनुच्छेद 21 के तहत स्वास्थ्य पर्यावरण में जीने का अधिकार मौलिक अधिकार है। बिल्कुल 21 से ही तो है। वन संरक्षण अधिनियम आपका 1980 का हो जाता है। जल प्रदूषण एवं निवारण अधिनियम आता है 1974 में। वायु प्रदूषण 81 में। और आपका सी कंपा क्या है भाई साहब? कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड, ये क्या है भाई साहब? कब प्राविधान को वैधानिक दर्जा कब दिया गया? 2016 में दिया गया, ठीक है, कंपा को 2016 में। अच्छा, वन्यजीवों के अवैध व्यापार पर निगरानी रखने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की स्थापना 1976 में की जाती है। किसके तहत? देखो, WWF और IUCN इनकी संयुक्त कार्यक्रम है। अब क्या होगा कि जैसे पूछ लिया उसमें, ठीक है, अच्छा आपको सवाल जब बनाएगा तब लंका लगेगी लोगों की, ठीक है। तो क्या है, इसको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब क्या है, वन्यजीवों के अवैध व्यापार पर निगरानी रखने वाले नेटवर्क जैसे ट्रैफिक की स्थापना 1976 में की जाती है। और भाई साहब WWF और IUCN का संयुक्त कार्यक्रम हो जाता है। संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन कब लागू हुआ? 1975 में। इसे वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहा जाता है, ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है। संयुक्त संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन कब लागू हुआ? 1975 में। इसे वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहते हैं। बान कन्वेंशन जो 1979 का है, प्रवासी प्रजातियों से संबंधित है। CMS का संरक्षण, ठीक है। पर्यावरण का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? स्टॉकहोम सम्मेलन जो 1972 का है, उसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का यानी UNEP का मुख्यालय कहाँ? नैरोबी, केन्या में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? प्रदूषण वाला तो आपका जल प्रदूषण अधिनियम 1974 के तहत किया गया था। अच्छा सवाल है ये, ठीक है, अच्छे लेवल का सवाल है, आपको लेवल का सवाल पूछा गया। कह रहा है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? जल प्रदूषण अधिनियम 1974 के तहत। भारतीय वन प्रबंधन अधिनियम का तो आपका ये भारतीय वन प्रबंधन अधिनियम, ठीक है। और तो मतलब भारतीय वन अनुसंधान संस्थान अगर पूछे तो देहरादून लगा देना, ठीक है, उत्तराखंड के देहरादून में। वही अगर पूछे क्या, वही अगर पूछता है आपसे, क्या पूछता है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है कहाँ है? मध्य प्रदेश के भोपाल में, ठीक है। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना 1992 में की जाती है, ठीक है, 1992 में। अगला, भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किसके संरक्षण के लिए? भितरकणिका खारे पानी के लिए मगरमच्छ के लिए। अच्छा, भितरकणिका उड़ीसा है, मगरमच्छ के लिए। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान की प्रमुख फ्लैगशिप प्रजाति कौन सी है? की प्रमुख तो हंगुल हो जाती है और कश्मीरी स्टैग। हाथी मेरे साथी अभियान 2011 में पर्यावरण मंत्रालय और WTI द्वारा इसकी शुरुआत करी जाती है। पर्यावरण एवं WTI द्वारा की जाती है, ठीक है। ऑपरेशन थंडरबर्ड, ये क्या है भाई साहब? ऑपरेशन थंडरबर्ड किससे संबंधित है? तो वन्यजीवों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए कि इंटरपोल का अभियान है। इंटरपोल का ऑपरेशन थंडरबर्ड, ठीक है, ऑपरेशन थंडरबर्ड अभियान किसका है? वन्यजीवों के, ये बर्ड लिखा है जैसे बर्ड नंबर समझ लेना, अरे यार बर्ड नहीं, ठीक है। वन्यजीवों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए इंटरपोल का है, ठीक है। कुनमिंग मॉन्ट्रिक्स वैश्विक वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क नहीं 30x20 का लक्ष्य क्या है? देखो, कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था ये 2015 का है। नहीं, COP15 इसे कहते हैं। अच्छा, और इसमें है क्या? 30x20 लक्ष्य क्या है? 2030 तक पृथ्वी के 30% भूमि और 30% समुद्री हिस्से का संरक्षण करना, ये लक्ष्य है 30x30, ठीक है। ये भी अच्छा सवाल है आपका। 30x30 जो है मतलब 30x30 तक पृथ्वी के 30%, 2030 तक 30 तक सब कुछ है, तो 30 तक भूमि और 30 तक समुद्री हिस्से का संरक्षण करना 2030 तक, ठीक।
रामसर का ये कौन था? कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक विविधता फ्रेमवर्क, ठीक है, ओके। रामसर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो 2 फरवरी 1971 के ईरान के रामसर शहर में हुआ था। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत रामसर समझौते में आधिकारिक रूप से कब शामिल हुआ? 1982 में शामिल हुआ। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा? सुंदरवन आर्द्रभूमि में हो जाता है, वेस्ट बंगाल का। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा? रेणुका, जो हिमाचल प्रदेश में है। जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करने का अधिकार किसे है? तो राज्य सरकार को है, बिल्कुल। और जैसे वो भी एक चलता है कि सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसका है? तो भाई साहब राज्य सरकार का है, ठीक है। और जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 के तहत कर सकता है ऐसा, ठीक है। धारा 37 के तहत राज्य सरकार कर सकती है, क्या कर सकती है कि जैव विविधता विरासत स्थल घोषित कर सकती है। अच्छा, भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल कौन सा है? तो ये हो जाता है कौन सा? नल्लूर नल्लूर टेमरिंग ग्रोव टेमरिड ग्रोव, कर्नाटक वाला, ठीक है। ये तो नया नया सवाल मिल गया। प्रवाल भित्तियों को पारिस्थितिकी में क्या उपनाम दिया गया? तो समुद्र के वर्षावन कहा जाता है प्रवाल भित्तियों को। क्या कहते हैं भाई साहब? समुद्र के वर्षावन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? समुद्र का वर्षावन किसे कहते हैं? प्रवाल भित्तियों को कहते हैं। किसमें कहते हैं? पारिस्थितिकी में क्या नाम देते हैं? वो समुद्र का वर्षावन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवाल भित्तियों को कहते हैं, ठीक है। ठीक है। भारत में प्रवाल भित्तियां मुख्य रूप से किन 4 क्षेत्रों में पाई जाती हैं? आपके मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और कच्छ की खाड़ी। ये भी सवाल अच्छा बनता है कि मन्नार की खाड़ी में प्रवाल भित्तियां मिलेंगी, लक्षद्वीप में मिलेंगी, अंडमान निकोबार में मिलेंगी और कच्छ की खाड़ी में। कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ये दोनों तो पहले आपको कंफर्म कर लो, बिल्कुल, ठीक है। क्या मिलेंगे यहाँ पर? प्रवाल भित्ति मिलेंगे। और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, ठीक है, ये भी साथ में लपेट लो। लाइकेन किन 2 जीवों का सहजीवन है? कवक और शैवाल का। माइकोराइजा क्या है भाई साहब? माइकोराइजा मतलब कवक और उच्च पौधों की जड़ों के बीच पाया जाने वाला सहजीवी संबंध है माइकोराइजा का। बिल्कुल, कवक और उसके पौधों उच्च पौधों की जड़ों के बीच। चिपको आंदोलन 1973 के प्रमुख प्रेरक सुंदरलाल बोगड़ा और चंडी प्रसाद भट्ट थे, उत्तराखंड में हुआ था। दक्षिण भारत में अपिक्को आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1983 में पांडुरंग हेगड़े ने किया था। हेगड़े 1983 में किया था, ठीक है। 1983, ये समझो 10 साल बाद ऐसे, ठीक है। मतलब ये 10 साल नहीं यार, 100 साल बाद, सॉरी 10 साल, 1973 1983, ठीक है। ये अपिक्को आंदोलन। पांडुरंग हेगड़े कर्नाटक में। साइलेंट वैली मतलब शांत घाटी का आंदोलन किस राज्य और किस नदी से? तो केरल में। साइलेंट वैली कुंती पूजा नदी पर बांध के विरोध में। भारत का बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? सलीम अली को कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे। ओजोन परत की मोटाई की मापने की तो डॉप्सन यूनिट है। ओजोन क्षेत्र का निर्माण सामान्यतः कहाँ और किस मौसम में देखा जाता है? तो कह रहा है कि ओजोन क्षेत्र का निर्माण सामान्यतः कहाँ और किस मौसम में देखा जाता है? तो अंटार्कटिका के ऊपर, विशेषकर बसंत ऋतु में देखा जाता है, ठीक है। पीने के पानी में फ्लोराइड की अधिकता से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? फ्लोरोसिस होता है। फ्लोराइड फ्लोरोसिस होता क्या है? तो इसमें भाई साहब हो जाता है दांतों और हड्डियों का गंभीर क्षरण हो जाता है। पैन भाई साहब क्या है? तो पैन एक आपका प्रकाश रासायनिक धुंध यानी स्मोक का एक विषैला है और द्वितीय प्रदूषक है, ठीक है। अच्छा, अगला जल प्रदूषण मापने के लिए कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का परीक्षण क्यों किया जाता है? तो क्योंकि यह मानव मल मूत्र द्वारा जल प्रदूषण का सबसे सटीक संकेत है। क्या कह रहा है? जल प्रदूषण मापने के लिए कॉलीफॉर्म, बिल्कुल, बैक्टीरिया का परीक्षण क्यों किया जाता है? क्योंकि यह मानव मल मूत्र द्वारा जल प्रदूषण का सबसे सटीक संकेतक है। गंगा कार्य योजना यानी गंगा एक्शन प्लान 1985 का हो जाता है। नमामि गंगे कार्यक्रम की आधिकारिक रूप से किस वर्ष शुरू करा गया? 2014 में। अपने मोदी जी आए तब। पॉलीथीन की थैलियों को सुरक्षित नष्ट क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि वो पॉलीमर हैं, बहुलक होती। ये पॉलीमर यानी बहुलक की पॉलीमर्स की बनी होती हैं, इसलिए इनको नहीं किया जा सकता है, ठीक है। बीटी कॉटन बीटी का बैसिलस thuringiensis हो जाता है, एक जो मृदा जीवाणु को प्राकृतिक कीटनाशक बनाता है। ग्रीन मफलर तकनीक किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, ठीक है। अगला कड़की पदार्थ है PM10 को किस अन्य तकनीकी नाम से जाना जाता है? इसे हम रेस्पिरेबल सस्पेंडेंट पार्टिकुलर मैटर भी कहते हैं। अच्छा, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम किस वर्ष लागू किया गया? 2016 में किया गया।
ये कचरा प्रबंधन मुख्य रूप से कौन सी अत्यधिक विषैली धातुएं पाई जाती है? सीसा, कैडमियम, पारा और बेरिलियम। सीसा, कैडमियम, पारा और बेरिलियम। ठीक है, ई कचरा मुख्य रूप से कौन सी विषैली धातुएं पाई जाती हैं? तो ये सीसा, ठीक है, कैडमियम, पारा, बेरिलियम। ठीक है, चलो अगला कह रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनाइड के साथ अन्य कौन सी गैस लीक हुई थी? अब देखो ये तूने सब एमआईसी पढ़ी, अरे उसके साथ कौन सी गैस निकली थी? फास्जीन गैस निकली थी। ये रहा आपका कंटेंट में दम, फास्जीन गैस। समुद्री जल में तेल रिसाव को साफ करने के लिए एल्जेपर तकनीक में कौन से सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? स्यूडोमोनास का किया जाता है। स्यूडोमोनास पुटिडा का प्रयोग किया था। स्यूडोमोनास पुटिडा। शीत प्रदूषक यानी आपका कोल्ड पॉल्यूटेंट यानी शीत प्रदूषक के रूप में किसे जाना जाता है? जो ग्लोबल वार्मिंग के बजाय कूलिंग करता है। एरोसॉल विशेषकर सल्फर एरोसॉल जो होता है वो कूलिंग करता है। अच्छा भाई साहब, अगला ग्लोबल वार्मिंग शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? 1975 में वालेस ब्रोएकर ने किया था। अच्छा, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी की स्थापना कब और किसने करी? 1988 में डब्ल्यूएमओ, विश्व बैंक और यूएनईपी द्वारा। ये भी अच्छा सवाल है। कह रहा है कि आईपीसीसी की स्थापना किसने कब करी? 1988 में डब्ल्यूएमओ और यूएनईपी द्वारा की गई। अच्छा, 1988 में आईपीसीसी की स्थापना होती है, डब्ल्यूएमओ और यूएनईपी द्वारा की जाती है। आईपीसीसी का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हो जाता है। अच्छा, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सेंडाई फ्रेमवर्क का सचिवालय कहाँ पर है? कह रहा है सेंडाई फ्रेमवर्क, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन मतलब यूएनएफ ट्रिपल सी का कार्यालय बान, जर्मनी में हो जाता है। ओके, कोप 1 का पहला सम्मेलन 1995 में कहाँ हुआ था? बर्लिन, जर्मनी में हुआ था। ठीक है, कोप 1 का। ओके, बाली एक्शन प्लान किस कोप सम्मेलन में अपनाया गया? कोप 13 में। कहाँ पर हुआ? इंडोनेशिया में बाली एक्शन प्लान अपनाया गया। ग्रीन क्लाइमेट फंड का मुख्यालय कहाँ पर है? सोंगडो, साउथ कोरिया। सोंगडो। ग्रीन क्लाइमेट फंड का मुख्यालय कहाँ है? सोंगडो, साउथ कोरिया। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की स्थापना कब हुई? 1991 में रियो पृथ्वी सम्मेलन। मिनीमाता कन्वेंशन किस विषैली धातु के प्रदूषण को रोकने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी? पारा। ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्थायी प्रदूषक जो होते हैं ना, प्रदूषकों के उत्पादन और उपयोग को समाप्त करना है। स्टॉकहोम सम्मेलन 2001। खतरनाक कचरों के सीमा पार संचालन और उनके निपटान को नियंत्रित करने वाली संधि बेसल कन्वेंशन है 1989 में। ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है कि खतरनाक कचरे के सीमा पार संचालन और उसके निपटान को नियंत्रित करने वाली संधि कौन सी? बेसल कन्वेंशन 1989। रॉटरडैम कन्वेंशन 1998 का किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया से है। अच्छा, रॉटरडैम। ठीक है, और बेसल वाला आपका है एक सीमा पार, जो आपका सीमा पार खतरनाक कचरे से संबंधित है। रॉटरडैम क्या है? खतरनाक रसायनों से है। अगला कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना किस वर्ष लॉन्च की जाती? 2008 में। एनएपीसीसी के अंतर्गत कुल कितने राष्ट्रीय मिशन? 8 मिशन है। कार्बन टैक्स लागू करने वाला दुनिया का पहला देश फिनलैंड, 1990। आर्टिफिशियल आधिकारिक रूप से क्लाइमेट इमरजेंसी घोषणा करने वाला विश्व का पहला देश ब्रिटेन बना। कार्बन सिंक के रूप में दुनिया के किन वनों को सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक अवशोषक माना जाता है? भूमध्य रेखीय वर्षा वन और टैगा वन को भाई साहब कार्बन सिंक। अल्बिडो क्या है? तो अल्बिडो मतलब क्या है? पृथ्वी या किसी सतह द्वारा सूर्य के प्रकाश को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित कर देने की क्षमता को ही हम अल्बिडो कहते हैं। बर्फ का अल्बिडो सर्वाधिक होता है, याद रखना। कह रहा है पृथ्वी या किसी सतह द्वारा सूर्य के प्रकाश को
पृथ्वी या किसी सतह द्वारा ढके सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को ही आल्बिडो कहते हैं। नीरी क्या है? नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पर? नागपुर में, महाराष्ट्र में हो जाता है। चलिए, गॉस का प्रतिस्पर्धी अपवर्जन सिद्धांत क्या कहलाता है? ये अभी जस्ट हम ऊपर भी पढ़ रहे थे। ये क्या है? गॉस का नियम क्या कहता है? गॉस का नियम कहता है कि दो प्रजातियां एक ही पारिस्थितिकी निकेत में एक समान संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हुए अनिश्चित काल तक सह अस्तित्व में नहीं रह सकती हैं। बिल्कुल अनिश्चित काल तक वैसे भी नहीं रह सकती हैं। मतलब दो प्रजातियां हैं, ठीक है। और कह रहा है दो प्रजातियां एक ही पारिस्थितिकी तक निकेत में है, बिल्कुल, जहां समान संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हुए अनिश्चित काल तक नहीं रह सकती। पारिस्थितिकी पदछाप मापने की इकाई है वैश्विक हेक्टेयर हो जाती है, हेक्टेयर, ठीक है। पारिस्थितिकी पद चिन्ह की संकल्पना किसने दी थी? तो मैथिस बैकर नागेल और विलियम रीस। अर्थ ओवरशूट डे का अर्थ क्या है? तो वर्षा का वह अनुमानित दिन जब मानव जाति प्रकृति द्वारा उस पूरे वर्ष के लिए उत्तरदायी उत्पादित सभी संसाधनों का उपभोग कर चुकी होती है। क्या कह रहा है यार? अर्थ ओवरशूट डे मतलब क्या है? वर्ष का वह अनुमानित दिन जब मानव जाति प्रकृति द्वारा उस पूरे वर्ष के लिए उत्पादित सभी संसाधनों का उपभोग कर चुकी होती है। ओहो, तब हम कहते हैं अर्थ ओवरशूट। भारत में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का पहला प्रारूप 1976-77 में किस क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए तैयार किया गया था? नदी घाटी परियोजनाओं के लिए तैयार किया गया था। EIA अधिसूचना मतलब पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के तहत विकासात्मक परियोजनाओं को कितनी श्रेणियों में बांटा गया भाई साहब? दो। एक केंद्र से स्तर की मंजूरी, दूसरा होता है राज्य स्तर की मंजूरी। बायोम की सटीक वैज्ञानिक परिभाषा क्या है? एक बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र जिसमें एक विशिष्ट जलवायु, वनस्पति और प्राणी समुदाय होता है, जैसे टुंड्रा, सवाना, मरुस्थल, ये सब बायोम में आते हैं, ठीक है। लोटिक और लेंटिक क्या है? लोटिक मतलब क्या है? लोटिक बहते हुए जल जैसे नदी झरना का तंत्र, जबकि लेंटिक स्थिर जल होता है जैसे झील और तालाब का। समुद्री जल की सतह से लेकर गहराई तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है लगभग 200 मीटर तक, क्या कहलाती है? ओह, देख रहे हो, कह रहा है कि समुद्री जल की सतह से लेकर वह गहराई जहाँ तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है लगभग 200 मीटर, क्या कहलाता है? उसे हम फोटिक जोन कहते हैं, फोटिक जोन कहते हैं। ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987 में सतत विकास को विश्व पटल पर परिभाषित किया, जिसका मूल शीर्षक क्या था? हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर। बिल्कुल अच्छा है। अगला कह रहा है कि पर्यावरण में BOD का मानक प्रयोगशाला परीक्षण कितने दिनों और कितने तापमान पर किया जाता है? BOD 5 परीक्षण 5 दिनों के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप पर किया जाता है, 5 दिनों के लिए, ठीक है। BOD 5 परीक्षण बोला जाता है। अच्छा, अगला सवाल कह रहा है राष्ट्रीय पर्यावरणीय अपीलीय प्राधिकरण को किस वर्ष भंग करके राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण NGT में समाहित कर दिया गया? 2010 में। भारत का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान विश्व स्तर पर किस जीव के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। संकटग्रस्त नीलगिरी तहर मुख्य रूप से किस राष्ट्रीय उद्यान की फ्लैगशिप प्रजाति है? एराविकुलम जो हो जाती है। और केरल में कस्तूरी मृग भारत में प्राकृतिक रूप से कहाँ पाए जाते हैं? केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था के बीच पूर्ण संतुलन बनाने वाले विकास अवधारणा को क्या कहते हैं? इसे हम हरित ग्रीन इकोनॉमी कहते हैं। एजेंडा 21 किस ऐतिहासिक सम्मेलन से संबंधित है? तो रियो डी जेनेरियो 1992 का। कह रहा है कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक प्राथमिक उत्पादकता कहाँ पाई जाती है? तो भाई साहब प्रवाल भित्तियों और ज्वारनदमुख में पाई जाती है। समुद्री का पूछा है। भारत में गिद्धों के लिए सेव जो कार्यक्रम मतलब सेविंग एशियाज वल्चर फ्रॉम एक्सटिंक्शन कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर? पिंजौर हरियाणा में रखा गया गिद्धों के लिए। अम्ल वर्षा का pH मान 5.6 से नीचे होता है भाई साहब। अच्छा,
अगला अंटार्कटिका में ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन से प्राकृतिक बादल उत्तरदायी होते हैं? तो ध्रुवीय समता मंडलीय बादल होते हैं। याद रखना भाई साहब। करें अंटार्कटिका में ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन से प्राकृतिक बादल उत्तरदायी माने जाते हैं? तो ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल माने जाते हैं। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन इसमें 50 से 75% और CO2 इसमें होती है। जीवाश्म ईंधनों के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जो रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन से 200 गुना ज़्यादा तेजी से जुड़ती है। ओ भाई साहब, पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैसों की अनुपस्थिति में पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? कह रहा है पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने के प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैसों की अनुपस्थिति में पृथ्वी का औसत तापमान कितना होगा? माइनस में यार चला जाएगा, -18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। जैव विविधता का अमेजन वर्षा वन मुख्य रूप से किस महाद्वीप में फैला है? तो दक्षिणी अमेरिका में फैला है। प्रजातियों के विलुप्त होने की दर को वैश्विक भाषा में क्या कहा जाता है? बैकग्राउंड एक्सटेंशन रेट कहा जाता है। ये भी अच्छा सवाल है। बैकग्राउंड एक्सटेंशन रेट कहा जाता है। किस वनस्पति को बंगाल का आतंक कहा जाता है? क्योंकि यह जल की ऑक्सीजन सोख लेता है। जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। वो भाई साहब, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में वर्तमान में कौन सी दो प्रमुख आर्द्र भूमियां हैं? तो केवल आपका नेशनल पार्क केवलादेव नेशनल पार्क और लोकटक झील मणिपुर की भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की शुरुआत कब की जाती है? 2014 से की जाती है। पेरिस जलवायु समझौता COP21 के तहत वैश्विक तापमान वृद्धि को किस सीमा तक रोकने का लक्ष्य है? -1.5 से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का कुल संख्या कितनी है जिन्हें 2023 तक प्राप्त करना? 17 लक्ष्य हो जाते हैं। ओके भाई दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके बाय।